बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस तरह में मुलाहिज़ा फरमाएं। तो ठीक है, मैं 11 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि कोई और तुम्हारा ताक़ुब करता हुआ वहां ना पहुंच जाए। मैंने कहा तुम फिक्र ही मत करो नाजी। जीरे ने कहा मैं ठीक 11 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। रिसीवर रखते हुए मेरी नज़र किचन की तरफ उठ गई। हाल कमरे के एक हिस्से में डाइनिंग टेबल बिछी हुई थी। उस तरफ किचन की एक कुशादा खिड़की थी जिसके सामने एक चौड़ा मार्बल का स्लैब लगा हुआ था। खाना उस खिड़की से डाइनिंग टेबल तक पहुंचा दिया जाता था जिस जगह मैं बैठा हुआ था। वहां से खिड़की के रास्ते पूरा किचन नजर आ रहा था। फोन का रिसीवर रखते हुए मेरी नजर उस तरफ उठी तो शबाना बिल्कुल सामने किचन में खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर गड़बड़ा सी गई और दूसरी तरफ मुड़कर अपने काम में मसरूफ हो गई। मैं अपने कमरे में आया तो शबाना की बेटी हमारे बेड पर सो रही थी। उसके नीचे रबर का कलात बिछा हुआ था ताकि अगर कुछ फरमा दे तो बिस्तर खराब ना हो। मैं उस मासूम सी बच्ची की तरफ देखता हुआ बाथरूम में घुस गया। उसके तकरीबन 1 घंटे बाद मैं और नरगस नाश्ता कर रहे थे। शबाना ने जब से हमारे पास काम शुरू किया था खाना वगैरह हमारे साथ ही खाती थी, लेकिन इस वक्त उसकी बच्ची उठ गई और वो उसे संभाले हुए थी। नाश्ते के बाद हम बाहर आकर जामन के दरख्त के नीचे बैठ गए। जीरे ब्लेड से क्या बात हुई, नरगस ने पूछा। मैं उसे जीरे से होने वाली गुफ्तगू से आगाह करने लगा। आखिर में कह रहा था आज हम थाने में उनका राजीनामा हो जाएगा। एक बार फिर सोच लो, नरगस ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। जीरा तुम्हें ब्लफ तो नहीं कर रहा? नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जीरा ब्लेड उन लोगों में से है जिन पर मैं आंखें बंद करके इत्मीनान कर सकता हूँ। मुझे याद है जब मैं यहाँ था तो लाखों रुपए का लेन देन उसी के जरिए होता था। सारा हिसाब किताब वही करता था। बड़ी बड़ी रकमें उसकी तहवील में रहती थी। उसने कभी एक पैसे की हेरा फेरी भी नहीं की थी। अगर उसके दिल में खोट होता तो कल ये सारा हंगामा ना होता, बल्कि सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। मैं एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला वो तो अभी शाह जी और बूटे वगैरह के खिलाफ FIR दर्ज कराने पर मुसर है, लेकिन उसे ये मशवरा मैंने ही दिया कि अगर वो लोग राजीनामे की बात कर रहे हैं तो राजीनामा कर लिया जाए। अगर FIR कटती है तो दूसरी पार्टी भी खामोश नहीं बैठेगी। मैं बहुत अरसे से पुलिस को कई संगीन वारदातों में मतलूब हूँ। बात पड़ेगी तो जीरा ब्लेड भी जद में आएगा। पुलिस उससे मेरे बारे में पूछेगी, हो सकता है उसे हिरासत में ले लिया जाए। इस तरह उल्टी आंतें गले बढ़ जाएंगी। मामला टल रहा है तो अच्छा है। बात नरगिस की समझ में आ गई। उसने इस मौजू को मजीद नहीं छेड़ा। तब बात करने के लिए और भी बहुत से मौजूआत थे। एक मौजू खत्म हुआ तो उसने दूसरी बात शुरू कर दी। तुमने चौधरी अमीन से रजिया वाली कोठी के बारे में बात की? अभी नहीं, मैंने कहा। मैं चाहता हूँ कि उससे बात इस तरह की जाए कि वो इनकार ना कर सके। उसका भी एक तरीका है मेरे जहन में। वो क्या? नरगिस ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा। वो चंद लम्हों को खामोश हुई। उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा। और चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसे समझाने लगा कि वो इस मामले में मेरी मदद किस तरह कर सकती है। वो मैं तुम्हारा मतलब है कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा? नरगिस का चेहरा सुर्ख हो गया। मुझे तो सोचते हुए शर्म आ रही है। देखो डेर, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, ये गाँव नहीं है। शहर की जिंदगी गाँव से मुख्तलिफ होती है। और फिर हमने जिस डगर पर कदम रखा है वहां तो शर्मो हया का सवाल ही पैदा नहीं होता। रजिया को देख लो, इसने दौलत के उसूल के लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम भी अपने शोर को छोड़कर आई हो। इज्जत का तो सवाल उसी वक्त खत्म हो गया जब तुमने घर की दहलीज से कदम बाहर निकाला। तुम्हें मेरी बात बुरी तो लगी होगी, लेकिन हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब तुम भी उस कश्ती पर सवार हो चुकी हो जिस पर रजिया ने सफर शुरू किया था। मैं खामोश होकर नरगिस की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे का रंग बदल गया था। तुमने कभी मिस नादरा का नाम सुना है? नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। मिस नादरा लाहौर की एक बहुत मारूफ हस्ती है, मैंने कहा। उसकी उम्र अगरचे 40 के लगभग है। दर्जनों मर्दों के बखिए उधेड़ चुकी है, लेकिन आज भी वो मिसी कहलाती है। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला। नादरा का ताल्लुक मिस्री शाह के एक बहुत गरीब घराने से था। उसका बाप माशकी था, लोगों के घरों में पानी भरता था और माँ भी लोगों के घरों में झाड़ू पूछा करती थी। नादरा उसकी वाहिद औलाद थी। उनके घर पर गुर्बत के साये बहुत गहरे थे, लेकिन नादरा हुसैन की दौलत से माला माल थी। उस वक्त उसकी उम्र 18 साल थी। जवानी फटी पड़ रही थी। एक रोज नादरा की माँ बीमार पड़ गई। हाकम अली कम्बुआ की बेगम बीमार थी। उनके यहाँ काम करने के लिए जाना जरूरी था, सो उन्होंने नादरा को भेज दिया। नादरा पहली मर्तबा किसी के घर काम करने गई थी। हाकम अली कम्बुआ ने नादरा को देखा तो देखता ही रह गया। उसने माशकी की गोदड़ी में ये लाल पहली मर्तबा देखा था। उसकी राल टपक पड़ी थी। हाकम अली कम्बुआ की बीवी अरसे से बीमार पड़ी हुई थी। उसने नादरा को देखा तो उसे अपने आप पर काबू ना रह सका और उस रोज नादरा दोशीजा से औरत बन गई। वो चीखी चिल्लाई, मगर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कौन था? हाकम कम्बुआ इलाके का काउंसलर था। उसने नादरा को धमकी दी कि अगर उसने किसी के सामने जबान खोली तो उसे मार दिया जाएगा और ये कि आइंदा उसके घर में काम करने वही आया करेगी, और अगर उसने इनकार किया तो उसे गुंडों से उठवा दिया जाएगा। नादरा बाकायदगी से हाकम कम्बुआ के घर जाने लगी। हाकम कम्बुआ उस पर मेहरबान था।
नादरा के घर के हालात भी बदलने लगे। उसके बाप ने माश की गिरी छोड़ दी, माँ ने भी घरों में काम करना छोड़ दिया। वो टूटी हुई खोली से एक ढंग के मकान में मुंतकिल हो गए। हाकिम कम्बा के घर में तकरीब थी। इलाके का एमपीए भी आया हुआ था। नादरा को देखकर उसकी भी राल टपक पड़ी। एमपीए ने उसके बारे में दरियाफ्त किया तो हाकिम कम्बा ने नादरा को उसकी खिदमत में पेश कर दिया। नादरा के दिन बदलते गए। वो मिस्री शाह से समानाबाद की एक कोठी में मुंतकिल हो गई। एमपीए कोठी का मेहमान बनता रहा। फिर उसके साथ कुछ और लोग भी आने लगे। नादरा ने 8 जमातें पढ़ रखी थी, लेकिन ऊंची सोसाइटी में आकर उसे ना सिर्फ जीने का सलीका आ गया, बल्कि वो उर्दू और अंग्रेजी भी फर बोलने लगी। ये समानाबाद वाली कोठी एमपीए ने उसके नाम कर दी। नादरा ने कुछ और बड़े लोगों से ताल्लुकात भी बढ़ा लिए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक आला अफसर की वजह से उसे गुलबर्ग में 4 कनाल का एक प्लाट भी बराए नाम कीमत पर मिल गया और एक और मेहरबान ने उसे अपने खर्च पर उस प्लाट पर कोठी भी तामीर करवा दी। नादरा बहुत ऊंची हवा में उड़ रही थी। हाकिम कम्बवा और उसके एमपीए को भी उससे मुलाकात के लिए पहले से वक्त लेना पड़ता। बड़े बड़े सियासतदान और आला सरकारी अफसरान अब उसके इशारों पर नाचते थे। हर दूसरे तीसरे रोज किसी न किसी वजीर की गाड़ी उसके दरवाजे पर खड़ी नजर आती। उन्हीं सियासतदानों और वजीरों के तवज्जो से नादरा ने इस्लामाबाद तक अपने ताल्लुकात बढ़ा लिए। नादरा ने एक बड़े पुरकशिश नाम से एनजीओ बना ली और उस एनजीओ के नाम पर उसे हुकूमत से भी ग्रांट कदर ग्रांट मिलने लगी और उसकी आड़ में उसने दूसरे भी कई धंधे शुरू कर दिए, जिनमें एक अखबार का अजरा भी शामिल था। उस हफ्ते-रोज़ा अखबार का एडिटर उसने ऐसे शख्स को रखा जो ब्लैकमेलिंग, उरियां फिल्मों के कारोबार और फैज किताबों की इशाअत और फरोख्त के हवाले से खासा बदनाम था। उस अखबार को भी ब्लैकमेलिंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। नादरा अब चुदरानी बन गई। उसने मुअज़्ज़िज़ीन की खिदमत के लिए कई लड़कियां रख ली थी। नादरा आज भी मिस कहलाती है और राज कर रही है। वो एक माशकी की बेटी थी। जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी, लेकिन हाकिम कम्बवा के हत्थे चढ़ने के बाद उसके दिन बदल गए। उसने इज्जत का चोला उतार कर फेंक दिया। अगर वो ये सब कुछ ना करती तो माशकी की बेटी ही रहती और तुम। मैंने खामोश होकर नरगिस की तरफ देखा। तुमने तो इस धंधे में पहला कदम रखा है। तुम भी दौलत हासिल करना चाहती हो ना, उसके लिए तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा और शोहर को छोड़कर तुम इसकी शुरुआत कर चुकी हो। अब अगर तुम आगे नहीं चलना चाहती तो तुमने ठीक कहा। नरगिस ने मेरी बात काट दी। अपने शोहर को छोड़कर और तुम्हारे साथ घर से भागकर मैं बेगैरती की जिंदगी की इब्तिदा कर चुकी हूँ। मेरे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं। आगे अगर दलदल भी है तो मैंने आंखें बंद कर ली हैं। ठीक है, मैंने ये सब कुछ दौलत के लिए किया। तुम्हारे पास वो गहने देकर मेरी मत्ती मारी गई। अब तो उसने गहरा सांस लिया और मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुमने ठीक कहा था कि मैं भी इसी कश्ती पर सवार हो चुकी हूँ जिस पर रजिया ने सफर शुरू किया था। अब ये कश्ती मुझे कहाँ ले जाएगी मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहती। अक्लमंद हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ये मत समझना कि मैं तुम पर किसी किस्म का दबाव डाल रहा हूँ, लेकिन हालात से समझौता कर लेना ही अक्लमंदी है। वैसे मैं तुम्हें किसी बात पर मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम रजिया वाली कोठी की कीमत वसूल करना चाहती हो तो तुम्हें हाथ से भी कुछ देना पड़ेगा। मैंने कह दिया ना कि मैंने आंखें बंद कर ली हैं। नरगिस ने कहा, अब तुम मुझे बताओ क्या करना होगा। रजिया वाली जायदाद फरोख्त करने के लिए जरूरी है कि चौधरी अमीन को एतमाद में लिया जाए। मैंने कहा, वो एक शरीफ आदमी है। मैं ये नहीं कहता कि उसने कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया होगा। प्रॉपर्टी का बिजनेस है ही ऐसा, इसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच करनी ही पड़ती है। चौधरी अमीन भी ऐसा करता होगा, लेकिन ये बड़ा काम है। हो सकता है वो इसमें हाथ डालने से इनकार कर दे, लेकिन तुम्हें उसके गिर्द इस तरह जाल बुनना होगा कि वो इनकार कर ही ना सके। मैं तुम्हारी बात का मतलब समझ रही हूँ, नरगिस ने कहा। मैं आज जीरा ब्लेड से मिलने के लिए जाऊंगा। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कोशिश करूंगा कि चौधरी अमीन मेरी अदम मौजूदगी में कुछ देर के लिए यहाँ आ जाए। तुम ठीक है। नरगिस ने मेरी बात काट दी। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन कोशिश इस तरह होनी चाहिए कि वो इनकार ना कर सके। मैंने कहा, अगर बात बाहर निकल गई तो गड़बड़ हो जाएगी और उसके साथ ही तुम्हें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि उस वक्त शबाना यहाँ मौजूद ना हो। शबाना को मैं रात 8 बजे रुखसत कर दूंगी, नरगिस ने कहा। और फिर शबाना को आते देखकर हमने गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। उसके थोड़ी देर बाद मैं उठकर हाल कमरे में आ गया और फोन का रिसीवर उठाकर चौधरी अमीन का नंबर मिलाने लगा। कॉल चौधरी अमीन ही ने रिसीव की। चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद मैं असल मौजू पर आ गया। आजकल मॉडल टाउन में प्रॉपर्टी का क्या हिसाब किताब चल रहा है, मैंने पूछा। मॉडल टाउन वो इलाका है जहाँ प्रॉपर्टी की कीमतें ऊपर ही जाती हैं, नीचे आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे क्या कुछ खरीदने का इरादा है? चौधरी अमीन ने कहा। खरीदना नहीं, बेचना चाहता हूँ, मैंने कहा। दरअसल मेरी एक बहुत बड़ी कोठी है जो किराए पर चढ़ी हुई है। सोच रहा हूँ कि अगर अच्छे दाम लगे तो उसे बेच दिया जाए। कोठी कहाँ पर है? मेरा मतलब है कौन से ब्लॉक में? उसने पूछा। मैंने उसे वो ब्लॉक बता दिया जहाँ रजिया की कोठी थी और फिर कहा, बेहतर है आज शाम तुम मेरे यहाँ आ जाओ, बल्कि रात का खाना हमारे साथ खाना, तफसील से गुफ्तगू हो जाएगी। ये बेहतर रहेगा, चौधरी अमीन ने कहा। मैंने उसे बता दिया कि वो 10:15 बजे के करीब आए और फिर चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद मैंने फोन बंद कर दिया। नरगिस भी इसी दौरान अंदर आ चुकी थी। वो सोफे पर बैठी खामोशी से मेरी तरफ देख रही थी। दोपहर के खाने के बाद शबाना अपनी बच्ची को लेकर चली गई। नरगिस बाहर का गेट बंद करके आ गई और कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। मैं हाल कमरे में ही सोफे पर लेटा रहा।
शाम की चाय के बाद मैंने एक बार फिर रजिया की जायदाद वाले कागजात निकाल लिए और गहरी नजरों से उनका मुतालिया करने लगा। यूं तो उस जायदाद में 3-4 दुकानें भी शामिल थी, लेकिन मेरी नजरें उन 2 कोठियों पर थी, जिनमें से एक में रजिया की रहाइश थी और दूसरी किराए पर दे रखी थी। दूसरी कोठी भी एक मर्तबा रजिया ने मुझे बाहर से दिखाई थी। मैंने उन दोनों कोठियों का तया पांचा करने का फैसला कर लिया। मैं रात 9:30 बजे घर से निकला। नरगिस को अच्छी तरह समझा दिया कि उसे क्या करना है। मुझे जीरा ब्लेड से रात 11 बजे साईं के होटल में मिलना था और ये होटल ज्यादा दूर भी नहीं था। मैं टहलता हुआ लोहारी गेट की तरफ निकल गया। आवारागर्दी में कुछ वक्त गुजारने के बाद बाटी गेट की तरफ चल पड़ा। बड़ी रौनक थी यहाँ। मैं टहलता हुआ चलता रहा और चौक पार करके पायलट होटल के सामने से गुजरकर सड़क पर बाईं तरफ मुड़ गया। उस तरफ एक बिल्डिंग में साईं का होटल था। ये दरअसल बहुत पुराना 3 मंजिला मकान था। पाकिस्तान बनने से पहले यह मकान किसी हिंदू की मलकियत था। मरकजी दरवाजे के ऊपर अब भी हिंदी जबान में सीमेंट से उभरा हुआ नाम लिखा हुआ था। पाकिस्तान बनने के बाद यह मकान किसी ने क्लेम में हासिल करके फरोख्त कर दिया था और पता नहीं किस तरह साईं के कब्जे में आ गया था। अब वही उसका मालिक था। उसने मकान में बहुत सी तब्दीलियां करके इसे होटल बना लिया था। ऊपर रिहायशी कमरे थे और ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट था। साईं के असल नाम से शायद कोई भी वाकिफ नहीं था। सब लोग उसे साईं ही कहते थे। उसकी उम्र 50 के लगभग थी, लेकिन वो किसी पहलवान की तरह हट्टा कट्टा था। सर गंजा और मूंछ ऐसी थी कि देखकर ही खौफ आता। मैं साईं को ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसके बारे में मालूम हुआ था कि कई साल पहले वो सामने सड़क के दूसरी तरफ तांगों के अड्डे का ठेकेदार था। उसके अपने भी कई तांगे थे जो वो किराए पर दिया करता था। और फिर पता नहीं किस तरह वो उस बिल्डिंग का मालिक बन गया और यहाँ उसने होटल खोल लिया। ये होटल भी दरअसल जराइम पेशा लोगों का अड्डा बन गया था। साईं को मुनीशियात से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन यहाँ चरस भी बिकती थी और हीरवन भी। सामने दाता दरबार की वजह से होटल का रिहायशी हिस्सा भी भरा रहता था। यहाँ ज्यादातर निचले तबके के वो लोग रहते थे जो दूसरे शहरों से दाता दरबार में हाजिरी देने के लिए आते थे। दरबार करीब होने की वजह से अक्सर लोग यहाँ ठहरते थे। कई साल पहले मैं और जीरा ब्लेड अक्सर इस होटल में बैठा करते थे। आज भी उस होटल में कोई तब्दीली नहीं आई थी। दरवाजे के सामने कुशादा ड्यूटी थी, जिससे जरा आगे काउंटर बना था। गद्दी पर साईं चौकड़ी मारे बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर धोती और शलूका था, जिसके बटन खुले हुए थे और सफेद बालों से भरा हुआ सीना बराना था। उसके साथ दूसरी तरफ पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर बैठा चाय की चुस्कियां लेते हुए साईं से बातें कर रहा था। किसी पुलिस वाले के यहाँ मौजूद होना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। साईं ने हर किस्म के लोगों से अलग सलैक रखी हुई थी और मजे की बात तो ये थी कि पुलिस वालों की मौजूदगी में भी यहाँ चरस और हिरवन चलती रहती थी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो सब इंस्पेक्टर ने सरसरी नजरों से मेरी तरफ देखा। साईं ने भी मुझे देखा। जाहिर है मैं कई साल बाद आया था। हुलिया भी बदला हुआ था और वो मुझे पहचान नहीं सका। उस वक्त 11 बजे में 10 मिनट थे। मैं कोने की एक मेज पर जाकर बैठ गया। बैले कुचाले लिबास में मलबूस वेटर ने बगैर पूछे मेरे सामने चाय का कप रख दिया। मैं चाय की हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगा। साईं के पास बैठा वो सब इंस्पेक्टर जा चुका था और फिर ठीक 11 बजे जीरा ब्लेड होटल में दाखिल हुआ। उसने शलवार कमीज पहन रखी थी, कंधे पर पटका रखा हुआ था और पैरों में खुस्सा था। उसे इस हुलिये में देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो समनाबाद में मून लाइट जैसे रेस्टोरेंट का मालिक हो सकता है। उसने काउंटर के करीब रुककर इधर उधर देखा और फिर मेजों के दरमियान घूमता हुआ मेरी तरफ आ गया। उसके बैठने के बाद भी वेटर ने पूछे बगैर चाय लाकर रख दी। क्या रहा? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। राजीनामा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो उन लोगों के खिलाफ FIR कटवाने पर बजीद था, मगर तुमने पहले ही कह दिया कि राजीनामा कर लूं और फिर कुछ और लोग भी बीच में पड़ गए थे। अच्छा हुआ, मैंने कहा। बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता, तुम्हारी भी खींचातानी होती। हाँ, अब क्या प्रोग्राम है? उसने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। रंगों वाली बात मुझे रजिया ने भी बताई थी और फिर तुमने उसकी तस्दीक कर दी। मैंने कहा, अब मालूम करना है कि उनकी खेप कब जाएगी। ये पता चल जाए तो शाह जी को ऐसी चोट लगाऊंगा कि वो जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। मुझे एक और आदमी पीछे लगाना पड़ेगा, जीरे ब्लेड ने कहा। कोई ऐसा आदमी है नजरों में? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। नसरू, जीरे ने कहा। उसे तलाश करना पड़ेगा, बहुत दिनों से वो कहीं नजर नहीं आया। क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? मैंने पूछा। हाँ, वो भरोसे का आदमी है। मैं 1-2 दिन में उसे तलाश कर लूंगा, जीरे ने कहा। हम तकरीबन आधा घंटा वहां बैठे बातें करते रहे, फिर बाहर आ गए। जीरा ब्लेड तो एक रिक्शे पर बैठकर रवाना हो गया और मैं सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गया और गलियों ही गलियों में चलता हुआ अपने घर के करीब आ गया। उस वक्त 12 बज रहे थे। बेल बजाने के 1 मिनट बाद नरगिस ने दरवाजा खोल दिया। कमरे में आकर मैंने उसकी तरफ देखा तो चौंक गया। नरगिस के चेहरे पर और आंखों में वहशत सी भरी हुई थी। क्या हुआ? तुम इस कदर सहमी हुई क्यों हो? मैंने पूछा। वो 15 मिनट पहले गया है। नरगिस ने खुशमगीन नजरों से मुझे देखा। तुम उसे बहुत शरीफ समझते थे, मगर वो तो बहुत हरामी निकला। मैंने जैसी डील दी वो फैल गया। तुम जैसी हसीन और डील दे तो वो कौन बेवकूफ होगा जो अपने आप पर काबू पाए रखे। बहरहाल कोई मतलब की बात भी हुई या नहीं? मैंने पूछा। वो मॉडल टाउन वाली कोठी के बारे में पूछ रहा था कि वो किसके नाम है और तुम उसे क्यों बेचना चाहते हो वगैरह, नरगिस ने कहा। मैंने उसे कह दिया कि मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं जानती, जो भी बात करनी हो तुमसे की जाए।
इसका मतलब है कि उससे काम लिया जा सकता है, अलबत्ता तुम्हें थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। मैंने कहा वो बहुत चालाक है, बहुत सोच समझ कर बात करनी होगी। नरगिस ने कहा वो एक मर्तबा काबू आ जाए तो उसकी सारी चालाकी दरी की दरी रह जाएगी। मैंने कहा मैं बेड पर लेट गया और नरगिस को जीरा ब्लेड से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताने लगा। ये दोनों काम बैक वक्त हो जाएं तो अच्छा है। मैं कह रहा था ये काम होते ही हम लाहौर छोड़ देंगे। कहाँ जाओगे? नरगिस ने उलझी हुई नजरों से मुझे देखा। कराची। मैंने कहा कराची में इंसानों के एक जंगल आबाद है, वहाँ किसी को तलाश कर लेना आसान नहीं। हम इत्मीनान से बाकी जिंदगी वहाँ गुजार सकते हैं। नरगिस की आंखों में चमक सी उभर आई। वो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखती रही और मैंने आंखें बंद कर ली। एक हफ्ता गुजर गया। मैं चौधरी अमीन को घर आने का मौका देता रहा। वो जब भी आता मैं किसी न किसी बहाने से इधर उधर हो जाता। नरगिस बड़ी होशियारी से अपना काम कर रही थी। उसने चौधरी को पूरी तरह अपने जाल में जकड़ लिया था और मेरा ख्याल था कि अब अगर उससे कोई काम कहा जाए तो वो इनकार नहीं करेगा। उस रात में 10 बजे के करीब घर से निकला और 11 बजे वापस आया तो गली के दूसरी तरफ चौधरी अमीन की गाड़ी देखकर दिल में मुस्कुरा दिया। दरवाजा 2 मरतबा बैल बजाने के बाद खुला। नरगिस के बाल बिखरे हुए थे और लिबास भी मसला हुआ था। वो नशे में धुत था। उसने मेरे साथ बरामदे की तरफ चलते हुए सरगोशी की। जो कुछ करना है आज ही कर लो, इससे अच्छा मौका फिर नहीं आएगा। तुम कमरे में चलो, मैं आ रहा हूँ। मैंने भी सरगोशी में जवाब दिया। ये तजवीज भी मेरी थी कि चौधरी अमीन को शराब के नशे में मदोश करके उसके खिलाफ कोई ऐसा ठोस सबूत हासिल कर लिया जाए कि वो हमारी बात मानने से इनकार न कर सके। नरगिस बड़ी मुश्किल से उस पर आमादा हुई थी क्योंकि उसे अंदेशा था कि चौधरी शराब पीकर कोई नया हंगामा न खड़ा कर दे। लेकिन मैंने उसे इत्मीनान दिलाया कि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं उसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा। हाल कमरे में दाखिल होकर मैंने बेडरूम में झांका। चौधरी अमीन बेड पर आड़ा तिरछा पड़ा हुआ था। मैंने नरगिस को इशारा किया और खुद दूसरे कमरे में घुस गया और एक दीवार में नस्ब अलमारी का दरवाजा खोलकर पोलोराइड कैमरा निकाल दिया। ये कैमरा भी 3 रोज पहले इस मकसद के लिए खरीदा गया था और आज उसके इस्तेमाल का वक्त आ गया था। मैंने कैमरे में फिल्म लोड की और उसे अच्छी तरह चेक किया और कमरे से निकल आया। नरगिस बेडरूम में जा चुकी थी। मैं दबे कदमों दरवाजे के करीब पहुंच गया और झांक कर देखा। चौधरी अमीन अगरचे नशे में धुत था मगर वो नरगिस को अपनी बाहों की लपेट में लेने की कोशिश में था। नरगिस ने मेरी तरफ देखा और फिर मेरा इशारा पाकर उसने खींचा तानी शुरू करते हुए चौधरी अमीन की शर्ट उतार दी। चौधरी नशे में कुछ बड़बड़ा रहा था। मैं नरगिस को इशारा करके दरवाजे के सामने आ गया। उसने चौधरी अमीन को अपने साथ इस तरह लिपटा लिया कि उसका अपना चेहरा तो झुका हुआ था, अलबत्ता चौधरी अमीन का चेहरा सामने था। मैंने बड़ी फुर्ती से आगे बढ़कर कैमरा आंख से लगा लिया और बटन दबा दिया। तेज रोशनी के जमाके से चौधरी अमीन कुछ चौंका था लेकिन फिर उसे होश नहीं रहा था कि रोशनी का ये जमाका कैसा था। मैं बेडरूम से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया। कैमरे से प्लेट निकाली और उसे आहिस्ता आहिस्ता हवा में हरकत देने लगा। सिर्फ 1 मिनट से भी कम वक्त में फोटोग्राफ पेपर पर तस्वीर का अक्स उभरने लगा और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा वो तस्वीर वादे होती चली गई। तस्वीर देखकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इस तस्वीर की बुनियाद पर तो चौधरी अमीन की प्रॉपर्टी भी अपने नाम मुंतकिल करवाई जा सकती थी। हल्की सी आड़ पर मैंने मुड़कर देखा। नरगिस दरवाजे में दाखिल हो रही थी। उसके चेहरे पर बेपनाह वहशत थी। मैंने मुस्कुराते हुए तस्वीरें उसके सामने कर दी। वो तस्वीर देखते हुए चल पड़ी। उसके चेहरे पर वहशत कुछ और भी बढ़ गई। ये तुमने मुझे जलील कर दिया। उसके हल्क से भी आवाज बमुश्किल निकल सकी। अगर ये तस्वीर किसी और के हाथ लग गई तो किसके हाथ लगेगी? मैंने कहते हुए तस्वीर उसके हाथ से ले ली और एक बार फिर उसे देखने लगा। उसमें नरगिस का चेहरा भी वादे था। तो तुमने तो मुझे, तुम जज्बात में आ रही हो। मैंने उसकी बात काट दी। शराफत, शर्मो हया और ज़मीर जैसी चीजों को अब भूल जाओ। तुम दौलत हासिल करना चाहती हो ना? जरा ये देखो, इस तस्वीर के पीछे बाडल टाउन में वाकई 2 आलीशान कोठियों की कीमत पोशीदा है। तुम यकीन से नहीं कह सकते कि हमें उन कोठियों की कीमत मिल जाएगी। नरगिस ने कहा। हो सकता है चौधरी ये काम करने से इनकार कर दे और हमारी बात मानने की बजाय पुलिस में हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर दे। ना तो वो हमारी बात मानने से इनकार करेगा और ना ही हमारे खिलाफ पुलिस के पास जाएगा। मैंने कहा तुम चाहो तो इस तस्वीर से चौधरी की अपनी जायदाद भी नीलाम करवा सकती हो। वैसे मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो इनकार नहीं करेगा। इसमें उसका अपना भी लाखों का फायदा है। नरगिस जवाब देने की बजाय चलने में मेरी तरफ देखती रही, फिर बेइख्तियार मुझसे लिपट गई। नरगिस जवाब देने की बजाय चलने में मेरी तरफ देखती रही, फिर बेइख्तियार मुझसे लिपट गई। वादा करो तुम आइंदा मुझसे ऐसा कोई काम नहीं लोगे, वो कह रही थी। मैंने तुम्हारे लिए अपने शोर को छोड़ा था। तुम अपने लिए जो कुछ कहोगे मैं कभी इनकार नहीं करूंगी, लेकिन किसी दूसरे के साथ तुम अंदाजा नहीं लगा सकते मैं इस वक्त कैसी अजियतनाक सूरत से दो चार हूँ। वादा रहा कि आइंदा तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं कहूंगा। मैंने उसे अपने से अलग करते हुए कहा। फिर मैंने कैमरा और तस्वीरें अलमारी में रख दी और नरगिस का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आ गया। बेडरूम से शराब की बोतल और गिलास वगैरह लाकर यहाँ सेंट्रल टेबल पर रख दो, मैं उसे उठाकर बाहर लाता हूँ। क्या करोगे उसका? नरगिस ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। उसे यहाँ सोफे पर डाल देते हैं, सुबह होश में आएगा तो देखा जाएगा। नरगिस ने बेडरूम से शराब की बोतल और गिलास उठाकर हाल कमरे में सेंट्रल टेबल पर रख दी।
मैंने बड़ी मुश्किल से चौधरी अमीन को कंधे पर उठाया और सोफे पर लाकर डाल दिया। वो पूरी तरह नशे में धुत हो चुका था। बिस्तर की चादर पर 2-3 जगह शराब गिरी हुई थी। नरगिस ने वो चादर उठाकर एक तरफ डाल दी और दूसरी चादर बिछा दी। मैंने दूसरे कमरे से कैमरा और तस्वीर लाकर बेडरूम की अलमारी में रख दिया और अलमारी को ताला लगा दिया। रात का बाकी हिस्सा हम दोनों ने जाकर ही गुजारा। मैं तो इस मैदान का पुराना खिलाड़ी था। राजस्थान में जिंदगी के संगीन तरीन तजर्बात से गुजरा था, लेकिन नरगिस के लिए हर किस्म का पहला तजर्बा होगा और वो बदहवास सी हो रही थी और बार बार इस खदशे का इजहार कर रही थी कि अगर चौधरी अमीन ने उसकी बात मानने की बजाय पुलिस में उनके खिलाफ रिपोर्ट कर दी तो क्या होगा। अगर उसने ऐसा कर भी दिया तो ये हमारे खिलाफ पहली रिपोर्ट नहीं होगी। इस लाइन में डर और खौफ जैसी चीजें कोई मानी नहीं रखती। मैंने कहा, ऐसी बातों को ज़हन से निकाल दो और इस बात का यकीन कर लो कि चौधरी अमीन ना तो हमारे खिलाफ पुलिस के पास जाएगा और ना ही वो हमारी बात मानने से इनकार करेगा। हम रात भर सरगोशियों में बातें करते रहे। सुबह 6 बजे के करीब हाल कमरे की तरफ से आहट सुनकर हम दोनों ही चौंक गए। मैंने नरगिस को इशारा किया, वो उठकर हाल कमरे में चली गई। चौधरी अमीन होश में आ गए और गालबन खासा बदहवास था और नरगिस उसे सरगोशियों में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। 6:30 बजे के करीब चौधरी अमीन चला गया तो नरगिस बाहर के दरवाजे बंद करके कमरे में आ गई और धड़ से बिस्तर पर लेट गई। चला गया, वो गहरा सांस लेते हुए बोली। बहुत डरा हुआ था, बार बार मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारे शोहर ने तो कुछ नहीं कहा। उसे ये भी खौफ था कि रात भर घर से गायब रहने पर बीवी भी उससे बाज पुरस करेगी। आज का दिन उसे कुछ परेशानी रहेगी, उसके बाद वो सब कुछ भूल जाएगा। मैंने कहा, अच्छा भाई, मैं तो अब सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। मैं ऐसी गहरी नींद सोया कि दोपहर 2 बजे से पहले आंख नहीं खुल सकी। 3-4 रोज गुजर गए। इसी दौरान चौधरी अमीन इस तरफ नहीं आया। मैं समझ गया कि उसके दिल में किस किस्म का खौफ था। 2-3 दिन और गुजर गए। फिर एक रोज शाम के वक्त मैं खुद उसके दफ्तर पहुंच गया। मुझे देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। मैं तकरीबन आधा घंटा वहां बैठा रहा। इसी दौरान मैंने उस रात का जिक्र तक नहीं किया था। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, मैंने उठते हुए कहा। और हाँ, दफ्तर बंद करके मेरे यहाँ आ जाना। मैं तुम्हें अपनी मॉडल टाउन वाली कोठी की फाइल दिखाना चाहता हूँ। अब मैंने उस कोठी को बेचने का हतमी फैसला कर लिया है। फाइल देख लो तो बात आगे बढ़ाई जाए। मेरे उसके दफ्तर जाने से चौधरी का हौसला कुछ बढ़ा था, इसलिए 9:30 बजे के करीब वो दफ्तर बंद करके मेरे यहाँ गया। इस मर्तबा उसने अक्लमंदी की कि कार अपने दफ्तर के सामने वाली गली में छोड़ आया था। खाना खाने के बाद मैं मॉडल टाउन वाली दोनों कोठियों की फाइल ले आया। वो कितनी देर तक फाइलों का मुतालिया करता रहा, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, ये दोनों कोठियां तो मोहम्मद अलियास के नाम पर हैं। आपका तो कहीं नाम तक नहीं है, पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं है। हाँ, मैंने सर को हरकत दी। उसके बावजूद तुम्हें ये दोनों कोठियां फरोख्त करनी है। मैं तुम्हें पसे मंदिर बता देता हूँ, तुम्हें सूरत-ए-हाल समझने में आसानी रहेगी। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, इन दोनों कोठियों का मालिक मोहम्मद अलियास स्मगलर था। उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया। उसकी पहली बीवी चंद महीने पहले एक एक्सीडेंट में हलाक हो गई थी। दूसरी बीवी रजिया की शादी अलियास की मौत से चंद हफ्ते पहले हुई थी। रजिया का ताल्लुक भी स्मगलरों के एक गिरोह से है। उसका मादी भी दागदार है। बहुत अरसा पहले होने वाले कत्ल के एक केस में उसका नाम है। अगर देखा जाए तो कानूनी तौर पर रजिया ही इस जायदाद की वारिस बनती है। अलियास का कोई और करीबी रिश्तेदार भी नहीं है जो इस जायदाद का दावेदार हो, लेकिन रजिया अदालत में विरासत की दरख्वास्त भी नहीं देना चाहती कि उसका अपना मादी दागदार है और उसको खदशा है कि वो खुद किसी चक्कर में ना फंस जाए। इसलिए वो सूरत-ए-हाल को जूं का तूं रखे हुए है और शोहर के नाम पर ही जायदाद पर काबिज है। मैं खामोश होकर चौधरी अमीन के चेहरे को तकने लगा, फिर बोला, यूं तो उसकी और भी बड़ी प्रॉपर्टी है, मगर तुम्हें ये दोनों कोठियां फरोख्त करनी है। कोई ऐसा गाहक तलाश करो जो ज्यादा मेन मेख ना निकाले। ये मुमकिन नहीं, चौधरी अमीन ने कहा। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने इस बिजनेस में आज तक बददियांती नहीं की। मेरी एक साख है और फिर कोई ऐसा गाहक भी मिलना मुमकिन नहीं जो तफसील में जाने की कोशिश ना करे। सोच लो, इस डील में तुम्हें 20% कमीशन मिल सकता है। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, सॉरी सर। उसने गहरा सांस लेते हुए कहा, मैं तो आपको बहुत शरीफ आदमी समझता था, लेकिन आप तो फ्रॉड में मुझे भी फंसाना चाहते हैं। तुम्हारी गर्दन तो फंस चुकी है। मैंने कहा, मैं भी तुम्हें बहुत शरीफ आदमी समझता था, लेकिन मेरी अदम मौजूदगी में मेरे घर पर आकर तुम जो कुछ करते रहे हो वो सब कुछ मुझे मालूम हो चुका है। और तुम्हारी शराफत का एक सबूत तो ये है, मैंने जेब से तस्वीर निकाल कर उसके सामने मेज पर रख दी। उस वक्त तक नरगिस भी हमारे पास बैठी हुई थी। मुझे जेब से तस्वीर निकालते देखकर बेडरूम में वो चली गई। चौधरी अमीन ने तस्वीर उठाकर देखी तो उसका चेहरा धुआं हो गया, आंखों में वहशत भर गई। ये उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। तुम्हारी तस्वीरें हैं, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। अगर तुम्हारी ये तस्वीर तुम्हारी बीवी और तुम्हारे दूसरे रिश्तेदारों के पास पहुंच जाए तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? क्या तुम समझते हो कि उसके बाद भी तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हारी 11 साल की बच्ची पर इसका क्या असर पड़ेगा? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। मुझे मार कर भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहते उसके हाथ से तस्वीर ले ली। मुझे अंदेशा था कि वो गुस्से में तस्वीर को फाड़ ना दे।
पोलोराइड तस्वीर का नेगेटिव भी नहीं बनता। मैं ये तस्वीर लिफाफे में डाल देता हूँ, तुम चाहो तो इसे अपने पास रख सकते हो। मेरे पास इसकी बहुत सी कापियां हैं जिन्हें मैं तुम्हारे तमाम रिश्तेदारों में बांट सकता हूँ। वो चांदा में खूनख्वार नजरों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर धड़ से सोफे पर गिर गया। मैं भी बैठ गया। तुम वाकई बहुत कमीने और नीच आदमी हो। मेरे कमीने और नीच होने में कोई शुबा नहीं, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। लेकिन मुझे गालियां देने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मतलब की बात करो, तुम इस काम के लिए तैयार हो या नहीं। वैसे इसमें तुम्हारा ही फायदा है। थोड़ी सी मेहनत और 20% कमीशन लाखों रुपए का मामला है, और दूसरी तरफ ऐसी जिल्लत और रुसवाई के जो तुम्हें खुदकशी पर मजबूर कर देगी। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, वो मुर्दा सी आवाज में बोला। मैं तुम्हें सोचने के लिए कल शाम तक की मोहलत दे सकता हूँ, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं चाहता हूँ कि यह काम जितनी जल्द हो जाए उतना ही अच्छा है। तुम तो इस बिजनेस की ऊंच नीच को अच्छी तरह समझते हो। वैसे ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं। इन दोनों फाइलों में अलियास की शिनाख्ती कार्ड की फोटो कापियां मौजूद हैं। कागजात के साथ रजिस्ट्रार के सामने चंद हजार के नोट रखोगे तो वो नजरें उठाकर देखेगा भी नहीं कि प्रॉपर्टी खरीदने वाला कौन है और बेचने वाला कौन। ठीक है, मैं कल शाम को तुम्हें जवाब दूंगा, उसने कहा, और फिर ज्यादा देर वहां नहीं बैठा। मैं उसे दरवाजे तक रुखसत करने गया और गेट बंद करके वापस आ गया। क्या वो हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेगा? नरगिस ने कहा। वो बेडरूम से निकलकर हाल कमरे में अब आ गई थी। वो ऐसी हरकत नहीं करेगा, मैंने कहा। अगर वो पुलिस के पास गया तो उसकी अपनी रुसवाई होगी। यह तस्वीर उसके घर वालों के पास पहुंच जाएगी। नहीं, वो कोई हमाकत नहीं करेगा। मैंने वो फाइलें अलमारी में रख दी और तस्वीर अलग से संभाल कर रख दी। अगले रोज शाम को चौधरी अमीन खुद नहीं आया, लेकिन उसने फोन पर बता दिया कि वो हमारा काम करने को तैयार है। गुड, मैंने कहा। मुझे तो थी कि तुम जो भी फैसला करोगे वह सोच समझ कर करोगे, लेकिन मेरा ख्याल है फोन पर तफसील से बात नहीं हो सकती। तुम अपना दफ्तर बंद करने के बाद मेरे यहाँ जाओ, आराम से बैठकर बात करेंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, उसने मुर्दा से लहजे में जवाब दिया और फोन बंद कर दिया। 9:30 बजे के करीब वो हमारे पास पहुंच गया। एक मरतबा फिर फाइलें निकाल ली गई। तुम्हारे ख्याल में इन दोनों कोठियों की मालियत कितनी होगी? मैंने पूछा। इसका अंदाजा कोठियों को देखने के बाद ही लगाया जा सकता है, उसने कहा। ठीक है, कल सुबह मैं साथ जाकर तुम्हें बाहर से दोनों कोठियां दिखा दूंगा, उसके बाद उनकी मालियत तय कर लेंगे, मैंने कहा। वो तस्वीरें और नेगेटिव, वो तस्वीरें मेरे पास तुम्हारी अमानत है, मैंने कहा। सौदा होने के बाद रकम मिलते ही तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी, लेकिन इसी दौरान अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो। मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया और वो मेरा मतलब समझ गया। इसी दौरान नरगिस चाय बनाकर ले आई, लेकिन चौधरी अमीन इस कदर नाराज था कि चाय पिए बगैर रुखसत हो गया। एक हफ्ता गुजर गया। इसी दौरान मैं जीरा ब्लेड से भी राब्ते में रहा। उसने 2 आदमियों को शाहजी वगैरह के पीछे लगा दिया था। एक तो नसरू था और दूसरे का ताल्लुक शाहजी के सिंडिकेट ही से था। और मजीद एक हफ्ता गुजरने के बाद जीरा ब्लेड ने इतला दी कि 10 दिन बाद रंगों की बहुत बड़ी खेप साउथ अफ्रीका भेजी जाने वाली है। ये माल जनूबी अफ्रीका की बंदरगाह कैप टाउन के लिए बुक करवाया जाएगा। जीरा ब्लेड के कहने के मुताबिक माल लाहौर की ड्राई पोर्ट से बुक कराया जाएगा, यहाँ से कराची भेजा जाएगा और कराची की बंदरगाह से कैप टाउन जाने वाले जहाज पर लादा जाएगा। और फिर मैंने फौरन ही मंसूबाबंदी शुरू कर दी। मैं शाहजी के सिंडिकेट का ये माल कराची की बंदरगाह पर पकड़वाना चाहता था और उसके लिए कराची जाना जरूरी था। मैं चौधरी अमीन पर दबाव बढ़ाने लगा कि जल्द अज जल्द कोई गाहक तलाश करे, और आखिरकार 3 दिन बाद उसने बताया कि एक ऐसी पार्टी मौजूद है जो इस किस्म के गपले के सौदे करती है, लेकिन कीमत वो नहीं मिलेगी जो मैं लेना चाहता हूँ। उस पार्टी से भी मेरी मुलाकात करा दी गई। उनसे गुफ्तगू के दौरान पता चला कि उनका धंधा ये था। उन्होंने बड़े बड़े फ्रॉड किए थे, लेकिन कभी पकड़े नहीं गए थे, और उसकी वजह यह थी कि इन गपलों में मुतल्लिका अफसरान भी शामिल होते थे और उन्हें घर बैठे उनका हिस्सा मिल जाता था। दोनों कोठियों की मालियत 2 करोड़ से ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने दोनों के लिए 1 करोड़ की ऑफर दी थी। खींचतान कर बात 1 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गई। 3 दिन बाद डील हो गई। कागजात 2 साल पहले की तारीख में तैयार किए गए थे। ये मोहम्मद अलियास की तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी थी और मैंने रजिस्ट्रार के सामने अलियास के नाम से दस्तखत किए थे। रजिस्ट्रार ऑफिस का हेड क्लर्क उस डील में शामिल था। उसने पावर ऑफ अटॉर्नी का इंदराज भी 2 साल पुराने रजिस्टर में किया। मैंने 1 करोड़ की रकम वसूल कर ली। 25 लाख चौधरी अमीन को बतौर कमीशन दे दिए और वो तस्वीर भी उसी के हवाले कर दी। बाकी तस्वीर और नेगेटिव, उसने कहा, अगर तुम इस तस्वीर को गौर से देखते तो तुम्हें इसी दिन पता चल जाता कि ये पोलोराइड कैमरे की तस्वीर है और पोलोराइड कैमरे से खींची की तस्वीर का नेगेटिव नहीं बनता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये वह तस्वीर है जो उस रोज अगर तुम अपने कब्जे में ले लेते तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। चौधरी अमीन तस्वीर को उलट पलट कर देखने लगा और फिर उसके मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैंने उसी रात वो कोठी छोड़ दी। जीरे ब्लेड से पहले ही तय हो चुका था। उसने बागबानपुरे में हमारे लिए एक मकान का बंदोबस्त कर रखा था। रवाना होने से पहले मैंने फोन पर जीरा ब्लेड को इतला दे दी थी। वो सिंहपुरा मोड़ पर हमारा मुंतजिर था और फिर उसके साथ हकनवाज रोड से मुल्क एक गली में वाकई एक मकान तक पहुंचने में हमें ज्यादा देर नहीं लगी। मकान ज्यादा बड़ा नहीं था। 2 कमरे थे और सामने मुख्तसर सात सहन, जिसके एक तरफ बावर्ची खाना था
और दूसरी तरफ टॉयलेट बावर्ची खाना तो फिर भी कुछ ढंग का था, लेकिन टॉयलेट बस एवं सा ही था। ईंटों की दीवार खड़ी करके टाट का पर्दा लटका दिया गया था। ऊपर छत भी नहीं थी। उस घर में सरकारी नल भी नहीं था। बावर्ची खाने से जरा आगे सेन में हैंडपंप लगा हुआ था, जिसके नीचे प्लास्टिक की एक बाल्टी पड़ी हुई थी। जीरे ब्लेड ने जरूरी चीजों का बंदोबस्त पहले ही कर रखा था। दोनों कमरों में एक एक चारपाई थी, जिन पर गद्दे और खेस वगैरह तय करके रखे हुए थे। बावर्ची खाने में गैस का चूल्हा लगा हुआ था और जरूरत की सिर्फ चंद ही बर्तन थे। वैसे राशन इतना था कि हफ्ता 10 दिन गुजारा कर सकते थे। मैं तुम लोगों के लिए किसी कोठी का बंदोबस्त भी कर सकता था, लेकिन ये जगह सबसे ज्यादा महफूज है, जीरे ने कहा। यह गरीब और मजदूर तबके की आबादी है। हर शख्स 2 वक्त की रोटी कमाने की फिक्र में लगा रहता है। उन्हें यह जानने की फुर्सत नहीं मिलती कि उनके पड़ोस में कौन आया है या कौन गया है। वैसे भी तुम लोगों को कौन सा ज्यादा अरसा रहना है, ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन की तो बात है। ये तुमने वाकई अक्लमंदी का सबूत दिया, मैंने कहा। वो लोग हमें पोश इलाकों में तलाश करते रहेंगे, इस तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। वैसे इस वक्त खाने का क्या बंदोबस्त है? मुझे तो बड़े जोर की भूख लग रही है। दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। अभी तो मैं किसी होटल से खाना ले आता हूँ। सुबह नाश्ता तुम लोगों को खुद ही तैयार करना होगा, जीरे ने कहा। और थोड़ी देर बाद वो मकान से बाहर चला गया। मैं एक बार फिर मकान का जायजा लेने लगा। सुर्ख ईंटों से बना हुआ ये मकान बहुत खस्ता हालत में था। दीवारों में कई जगह ईंटें बुरबुरा गई थी। दरवाजे गर्चे खासे वजनी थे, मगर उनके कब्जे जवाब दे चुके थे और गालबन कुछ ही अरसे के मेहमान थे। मकान की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस मकान की तामीर से अब तक इसकी देखभाल पर कोई तवज्जो नहीं दी गई थी, मगर उनके दरवाजे वगैरह नहीं थे। मैंने एक कमरा जो ज्यादा बेहतर हालत में था मुंतखब कर लिया और दूसरे कमरे से भी चारपाई लाकर इसी कमरे में डाल दी। हमारे पास सिर्फ एक सूटकेस था, जिसमें हमारे 2-2 जोड़े कपड़ों के अलावा सारा असासा मौजूद था। राजस्थान से लाए हुए कीमती जेवरात, रजिया के घर से चुराई हुई रकम और कोठियों की फरोख्त से हासिल होने वाले 1 करोड़ रुपए, सब कुछ इसी सूटकेस में था। नरगिस ने वो सूटकेस अलमारी के स्लेब पर रख दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद जीरा ब्लेड खाना लेकर आ गया। वो टेट्रा पैक में दूध के 2 डिब्बे और डबल रोटी वगैरह भी ले आया था, ताकि सुबह के वक्त नाश्ते के लिए कोई चीज लेने के लिए हमें बाहर ना जाना पड़े। जीरे ब्लेड ने भी हमारे साथ ही खाना खाया और फिर कल शाम को आने का वादा करके रुखसत हो गया। मैंने सेन वाला दरवाजा बंद करके कुंडा चढ़ा दिया और कमरे में आकर चारपाई पर नींद दराज हो गया। नरगिस दूसरी चारपाई पर लेटी हुई थी। मुझे तो यहाँ डर लग रहा है, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। किस बात का डर? मैंने कहा। गुंजान आबादी का इलाका, ऐसी जगह पर तो चोर भी कोई हिम्मत नहीं करते। वैसे तो मुझे भी हो रही थी। 11 बजे के बाद तो सन्नाटा छा गया। ये इलाका तंग और पुरपीच गलियों पर मुश्तमिल था। कभी कभार कोई आदमी सामने वाली गली से गुजरता तो किसी आवारा कुत्ते के भौंकने की आवाज भी सुनाई दे जाती और उसके बाद फिर खामोशी छा जाती। नरगिस महज इसलिए बातें कर रही थी कि उसे डर लग रहा था। रजिया को जब पता चलेगा कि उसकी दोनों कोठियां बिक चुकी हैं तो उसकी हालत काबिले दीद होगी। वो कह रही थी, काश मैं उस वक्त वहां मौजूद होती और उसे अपने बाल नोचते हुए देख सकती। अगर तुम्हें अपने बाल नचवाने का शौक हो तो मैं तुम्हें कल ले चलूंगा, मैंने कहा। मैं लानत भेजती हूँ उस पर, नरगिस बोली। वैसे वो दोनों कोठियां तो तुमने जालसाजी करके फरोख्त की हैं। क्या वो इस जालसाजी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेगी? ख्याल तो तुम्हारा दुरुस्त है, लेकिन वो पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकेगी, मैंने कहा। जिस पार्टी ने वो दोनों कोठियां खरीदी हैं उनका ताल्लुक गुज्जर खानदान से है और उनका धंधा ये है कि वो बड़े जिगर वाले लोग हैं। वो ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं, ऐसी जायदादें खरीदते हैं जो मुतनाज़े हों। उनके आदमी हर जगह मौजूद हैं जिन्हें हिस्सा मिलता रहता है और उनका काम होता रहता है। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, सिर्फ 1-2 दिन की बात है और वो लोग कब्जा लेने पहुंच जाएंगे और उस वक्त रजिया की हालत वाकई काबिले दीद होगी। काश मैं उसे देख सकती, नरगिस ने गहरा सांस लेते हुए कहा। देख सकती हो, मैंने कहा। ख्वाब में देख सकती हो और जागती आंखों से ख्वाब नहीं देखे जाते, इसलिए बेहतर है कि अब सो जाओ। लेकिन नरगिस बहुत देर तक जागती और बोलती रही। मैं कभी कभार हूँ हाँ में उसकी बात का जवाब दे देता। सुबह मेरी आंख खुली तो नरगिस मेरे ऊपर लदी हुई थी। वो रात को किसी वक्त डर कर मेरी चारपाई पर आ गई थी। मैंने उसे धक्का देकर अपने से अलग हटाया और उठकर दूसरी चारपाई पर बैठ गया। हमारा वो दिन बड़ी बोरियत में गुजरा। जीरे ब्लेड ने ठीक ही कहा था कि यहाँ के लोग अपने काम से काम रखने वाले हैं। इन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी की फिक्र थी। उन्हें इससे कोई गर्ज ना थी कि उनके पड़ोस में कौन आया या कौन गया है। दिन भर गली में बच्चों के खेलने और शोर मचाने की आवाजें तो सुनाई देती रहीं, मगर पड़ोस की किसी औरत ने हमारे मकान के दरवाजे में झांक कर तक नहीं देखा था। शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी देर बाद जीरा ब्लेड आ गया। वो खाने पीने की बहुत सी चीजें ले आया था, जिनमें टिक्की और चरगा भी शामिल था। इस तरह नरगिस रात का खाना तैयार करने से बच गई। तुमने भूसे के ढेर में जो चिंगारी फेंकी थी उसने शोले भड़का दिए हैं, जीरे ब्लेड ने मेरे सामने चारपाई पर बैठते हुए कहा। क्या मतलब? मैंने उलझी हुई नजरों से उसे देखा। जिस पार्टी को तुमने कल दोनों कोठियां फरोख्त की थी वो लोग आज सुबह 10 बजे रजिया की कोठी पर पहुंच गए, जीरे ब्लेड ने कहा। वो तो बदमाश और गुंडों का टब्बर है। 8-10 आदमी और 6-7 औरतें थी जो कई कारों पर भरकर वहां पहुंचे थे।
उन्होंने जब रजिया को बताया कि ये कोठी उन्होंने 2 साल पहले अलियास से पावर ऑफ अटार्नी पर खरीदी थी और खरीदार मुल्क से बाहर गया हुआ था। वैसे अभी अलियास से उसकी दोस्ती थी, इसलिए अभी इतना अरसा कोठी खाली नहीं कराई गई, लेकिन अब उन्हें जरूरत है, इसलिए वो कब्जा लेने के लिए आए हैं। रजिया सिर्फ टा कर रह गई। पहले वो इसे किसी किस्म का मजाक समझी, लेकिन फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर देने की धमकियां देने लगी। सुराज गुज्जर ने उसे ये कोठी खाली करने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी है, जबकि दूसरी कोठी के किराएदारों को कोठी खाली करने के लिए 1 महीने का नोटिस दिया गया है। वो लोग तकरीबन 1 घंटा उस कोठी में रहे और आजादी से घूम फिर कर देखते रहे। उनके जाने के फौरन ही बाद रजिया शाहजी के पास पहुंच गई। उन्हें बहरहाल पता चल गया कि दोनों कोठियां तुमने फरोख्त की हैं। शाहजी का पूरा सिंडिकेट इस वक्त तुम्हें तलाश कर रहा है। और दूसरे काम का क्या हुआ, मैंने पूछा। अभी शायद 4-6 रोज लगे, जीरे ने जवाब दिया, लेकिन जैसे ही कोई बात कंफर्म होती है मैं तुम्हें बता दूंगा। हम काफी देर तक रजियाई के बारे में बातें करते रहे। वो तो वाकई ही पागल हो रही होगी। उसने कितनी मेहनत से ये सब कुछ हासिल किया था। उस दौलत के लिए उसने अपना सब कुछ लुटा दिया था। उसने ये भी नहीं सोचा था कि इज्जत ही औरत की सबसे बड़ी दौलत होती है, लेकिन उसने इज्जत को ऐशो निशात और उसूले ज़र का जरिया बना लिया था। उसे सब कुछ मिला, उसने ऐश भी खूब की है, लेकिन वो सब कुछ अचानक ही छीन गया। उसका लालच उसे ले डूबा। मेरे पास कीमती जेवरात देकर उसकी हवस भड़क उठी थी। उसने मुझे धोखा देकर वो जेवरात हजम करने की कोशिश की, जिसका नतीजा उसे इस तरह भुगतना पड़ा कि वो हर चीज से महरूम हो गई। 3 दिन और गुजर गए। दरगस पर बेजारी सी तारी होने लगी। वो इस कोलीनुमा मकान में पड़े पड़े तंग आ गई थी और फिर उसी रोज शाम से जरा पहले जीरा ब्लेड आ गया। वो आमतौर पर रात 8-9 बजे के करीब आया करता था। उस रोज शाम से पहले ही आ गया। मुझे समझने में देर ना लगी कि कोई खास बात जरूर है।